हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये पॉलिटी को कवर किया जा रहा है, जिसमें अभी तक इसके ऑलरेडी 244 तक आर्टिकल कवर हो गए हैं, यानी कि भाग 10 तक इसका अभी तक सेशन कंप्लीट हो चुका है। आज जो हमारा जो पार्ट है भाग, मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो लेक्चर तो 9 है, लेकिन भाग 11, 12, 13 को कवर किया जाएगा। तो भाग 11, 12, 13 के अंतर्गत इसे कवर किया जाएगा, जिसमें आपका आर्टिकल जो होगा आपके यहाँ 245 से आपके आर्टिकल में देखा जाएगा ये 307 तक, मतलब कि ये जितने भी आर्टिकल हैं इनको इसके संदर्भ में पढ़ा जाएगा। जिसमें आपके आते हैं भाग 11, 12, 13 के अंतर्गत आपके जैसे 11 में आता है केंद्र राज्य संबंध, 12 में वित्तीय संबंध आता है, 13 में व्यापार एवं वाणिज्य आता है, और इसी के अंतर्गत ही आपका वित्त आयोग आता है। तो साथ ही साथ वित्त आयोग को भी अलग से पढ़ लेंगे, क्योंकि वित्त आयोग से अलग से क्वेश्चन आते हैं। तो इन्हीं शब्द के अंतर्गत ये सभी आपके टॉपिक आते हैं। तो इन सभी टॉपिक को आपके आज का जो पार्ट है उस पर भाग 11, 12, 13 को कवर किया जाएगा। चलिए तो एक एक करके पढ़ते हैं और इसकी रूपरेखा को जानते हैं, फिर सभी के बारे में जो जो प्रमुख आर्टिकल हैं उनके बारे में विस्तृत में परिचर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आता है कि केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का कुल 4 प्रकार से बंटवारा होता है। एक सामान्य तौर पर देखा जाए तो जो केंद्र राज्यों में 4 तरीके की शक्तियों का बंटवारा होता है। एक तो आती है विधायी शक्ति, दूसरी आती है प्रशासनिक, तीसरी न्यायिक और चौथी आती है वित्तीय। तो कितनी तरीके की शक्तियाँ आती हैं? 4 तरीके की, विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक और वित्तीय। अमेरिका ने इन चारों शक्तियों का बंटवारा जो है वह केंद्र राज्यों में किया है, किंतु भारत में 3 शक्तियों जिसमें न्यायिक के अलावा इसका वितरण है। तो अमेरिका में देखा जाए तो इन चारों शक्तियों का बंटवारा जो है वह केंद्र या राज्यों में है, और किंतु भारत में इन 3 ही शक्तियों का है, न्यायिक शक्ति के अलावा इसमें इसका वितरण नहीं किया गया है। तो इस तरीके से भारत में व्यवस्था है। शक्तियों का विभाजन करने का जो सामान्य तरीका यह होता है कि केंद्र राज्य जिन विषयों पर शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत होता है उनकी सूचियां बना ली जाएं। मतलब कि जिन शक्तियों के जिस तरीके से अधिकृत करना है उसके लिए सूची बनाई गई है। जैसे कि देखा जाए तो केंद्र को संघ सूची तथा राज्य सूची कहा जाता है, और जो विषय दोनों सूचियों में शामिल नहीं होते हैं वह अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि केंद्रीय सूची, राज्य सूची और अवशिष्ट सूची आती है या समवर्ती सूची आती है, जिसमें जो केंद्रीय सूची या संघ सूची होती है जिस पर केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची जो होगी उस पर राज्य बनाएगा, और कुछ सूचियाँ ऐसी होंगी जो दोनों अनुसूचियों में शामिल नहीं होंगी तो उस पर उसे अवशिष्ट विषय के अंतर्गत रखा जाएगा, और उसके अंतर्गत जो होगा उस पर केंद्र ही शासन बनाएगा। तो इस तरीके की इसमें ये प्रक्रिया होती है। चलिए तो आप सबसे पहले देखते हैं इसके अंतर्गत कि भारत में सहित कुछ देशों में एक तीसरी सूची भी होती है जिसे समवर्ती सूची कहा जाता है। इसमें शामिल विषयों को केंद्र राज्य दोनों में कानून बनाने और प्रशासन करने की शक्तियां होती हैं, और भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी गई हैं। साथ ही समवर्ती सूची में शामिल किसी भी विषय पर मतभेद होने की स्थिति पर केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही वैध माना जाता है। भारतीय संविधान के भाग में केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े उपबंध भाग 11 के अंतर्गत दिए गए हैं, और जिसका शीर्षक संघ राज्यों के बीच संबंध होता है, और इस भाग के अध्याय 2 में है, जिनमें पहले से विधायी संबंध जो कि अनुच्छेद 245 से 244 तक बताए गए हैं, और जो दूसरा इसका है जिसमें प्रशासनिक या कार्यकारी संबंध जो कि 256 से 263 तक है। और आपका जो भाग 12 है, भाग 12 में कुछ वित्तीय उपबंधों के बारे में जो कि 268 से 293 तक इसमें व्यवस्था की गई है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इसमें जो भारत का भाग केंद्र राज्य संबंध में आपके 4 तरीके के संबंध बताए ना, केंद्रीय संबंध, वित्तीय संबंध, प्रशासनिक संबंध, विधायी संबंध और न्यायिक संबंध होते हैं। तो भारत में न्यायिक संबंधों का तो बंटवारा नहीं है, लेकिन यहाँ पर 3 तरीके के संबंधों का बंटवारा है, जैसे विधायी संबंध हुआ, प्रशासनिक संबंध हुआ और वित्तीय संबंध हुआ। तो आपका विधायी संबंध जो है वह भारतीय संविधान के भाग 11 के अंतर्गत अध्याय 1 में आता है, जो कि अनुच्छेद 244 से 245 में 55 में कवर करता है। फिर आता है आपका दूसरा प्रशासनिक संबंध जो कि 256 से 263 में है, जो आपके भाग 11 के अध्याय 2 के अंतर्गत आता है। और भाग 12 के अंतर्गत आता है वित्तीय संबंधों की चर्चा दी गई होती है, जो भाग 12 के अंतर्गत आती है, जो अनुच्छेद 268 से 293 में कवर करती है। तो इस तरीके से भारत में वित्तीय संबंधों, मतलब कि जितने भी केंद्र राज्य के बीच संबंध हैं उनके बारे में दिया गया है।
अब आता है कि इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के बारे में देखा जाए तो अनुच्छेद 245 का क्लॉज 1 कहता है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र और उसके किसी भी भाग में विधि बना सकेगी और किसी राज्य की विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी। अनुच्छेद 245 के क्लॉज 1 में क्या कहा गया है कि भारतीय संविधान के अधीन रहते हुए, मतलब कि संसद को यह अधिकार दिया गया है कि भारत के इस जो जितना भी राज्य क्षेत्र, पूरे राज्य क्षेत्र में वह कानून बना सकती है और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य के लिए, मतलब कि केंद्र में संपूर्ण देश के लिए बनाएगा, राज्य जो होंगे वह राज्य के लिए किसी भी भाग के लिए विधि बना सकेंगे, इसके अंतर्गत होगा। फिर आता है कि अनुच्छेद 245 का क्लॉज 2 के अंतर्गत देखा जाए तो उसमें प्रावधान करता है कि वह संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी कि उसका राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन होगा। कहने का तात्पर्य होगा कि संसद सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत के राज्य क्षेत्रों के लिए भी कानून बना सकती है। तो ये निश्चित नहीं है कि भारत सिर्फ इसमें संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने के लिए कहा गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए बनाए या उसके बाहर के लिए भी कानून बना सकती है, जो कि 245 के क्लॉज 2 के अंतर्गत कहा गया है। तो आपका 245(1) में कहा गया है कि संसद संपूर्ण राज्य क्षेत्र में कानून बना सकती है और राज्य के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में कानून बना सकती है। और 245 का क्लॉज 1 कहता है, दूसरा कहता है कि उसमें संसद द्वारा कहा गया है, मतलब कि उसको एक शक्ति दी गई है कि वह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों में भी कानून बना सकता है। अब आता है अनुच्छेद 246 जो कि उन सूचियों की चर्चा करता है जिन पर केंद्र राज्य विधानमंडल के कानून बना सकने की पात्रता होती है और संघ सूची पर कानून बनाने का जो अनन्य शक्ति होती है वह केंद्र के पास होती है। सामान्य स्थिति में राज्य सूची में शामिल किस विषयों पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति राज्य विधानमंडल पर होती है, मतलब कि जो अनुच्छेद 246 से वह केंद्र और राज्य में मतलब कानून बनाने की सकने की पात्रता का जिक्र करता है, जिसमें संघ सूची जो होती है वह कानून बनाने की अनन्य शक्ति केंद्र के पास होती है और राज्य सूची के अंतर्गत कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास होती हैं, जो अनुच्छेद 246 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 248 के अंतर्गत कहा गया है, यह घोषित करता है कि यह अवशिष्ट या शेष रह गई शक्तियाँ केंद्र में निहित होगी, साथ ही यह केंद्र को करारोपण की भी शक्ति देता है और इस प्रकार से यह अनुच्छेद केंद्र के मजबूत होने का सूचक होता है। तो इस तरीके से ये होता है, तो यह केंद्र को मजबूत करने की एक प्रक्रिया होती है जो कि अनुच्छेद 248 के अंतर्गत आता है, तो इस प्रक्रिया में होता है। और अन्य उपबंधों के बारे में देखा जाए तो 7वीं अनुसूची में शामिल तीनों सूचियों के अलावा संविधान के कुछ अन्य अनुच्छेद भी हैं जो संसद और विधानमंडल में विधि बनाने का प्रावधान रखते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ही जितनी जो 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के अंतर्गत ही शामिल कानून बना सकते हैं। उनके अतिरिक्त कुछ आर्टिकल भी होते हैं जिनके अंतर्गत एक विधि निर्माण की प्रक्रिया की इनको शक्तियाँ दी गई हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम सूचियों के बारे में देख लेते हैं कि जो संघ सूची और राज्य सूची हैं उनके अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, फिर आपके उनके बारे में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हैं जिसके अंतर्गत एक कानून बनाने की शक्तियाँ। तो संघ सूची जो आती है वह ऐसे विषयों से संबंधित होती है जिस पर कानून सिर्फ संसद बनाती है और इसमें अभी वर्तमान में आपकी पहले जब बनाई गई थी जब 97 प्रविष्टियाँ थी, वर्तमान में इसमें 100 है और इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय में शामिल हैं जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सेनाएं, सशस्त्र बल, युद्ध, शांति, विदेशी संबंध, अंतर्राष्ट्रीय मंचों से संबंधित निर्णय, रेल तथा वायु परिवहन, मुद्रा निर्माण, बैंक, बीमा, पर्यटन, डाकघर, टेलीफोन, रिजर्व बैंक, नागरिकता से जुड़े विषय, तेल, खनिज तथा खानों का विनिमय, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय से जुड़े विषय, केंद्रीय और अखिल भारतीय सेवाएं और जनगणना से जुड़े विषय, इसके आपके केंद्रीय सूची या संघ सूची के अंतर्गत ये सभी विषय आते हैं। अब आती है आपकी राज्य सूची जिस पे आपके राज्य के विधानमंडल कानून बनाते हैं। तो राज्य के विधानमंडल जो कानून बनाते हैं जैसे कि इसमें साधारण स्थितियों में संसद की शक्ति का उल्लंघन नहीं करती है। इसमें जब ये बनाई गई थी तो इसमें 66 प्रविष्टियाँ होती थी, लेकिन वर्तमान में इसमें 61 है, मतलब कि इनकी संख्या कम हो गई है, संघ सूची में ज़्यादा हो गई है। इसमें क्षेत्रीय और स्थानीय महत्व के विषय शामिल है जैसे कि लोक व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय स्वशासन, कृषि आय पर कर, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, कारागार, मादक पेय पदार्थ का उत्पादन, सड़क परिवहन, भूमि और भवनों पर कर, नाट्यशाला, सिनेमा, खेल कूद और मनोरंजन, होटल, बाजार, धर्मशाला और विलासिता की वस्तुओं पर कर और पथ कर आदि आता है।
अब आती है आपकी नेक्स्ट सूची, जो कि समवर्ती सूची है, जिसमें शामिल विषयों पर राज्य विधायिका या संसद के दोनों कानून बना सकते हैं और राज्यों के कानूनों की आपत्ति की स्थिति में संसद को यह शक्ति है कि वह स्वयं कानून बनाए और सभी राज्यों पर इसे लागू की गई। इस सूची में 47 प्रविष्टियाँ हैं, जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत इस सूची को 5 और विषयों, जिनमें वन, शिक्षा, वन्य जीवों, पक्षियों का संरक्षण, मापतौल, न्यायालयों का प्रकार प्रबंधन, न्याय प्रशासन, उच्च या उच्चतम न्यायालय को छोड़कर इसमें शामिल है, जो कि वर्तमान में इनकी संख्या 55 हो गई है। इस सूची के कुछ विषय जो प्रमुख विषय आते हैं, जिसमें भ्रमण, आयोजन, शिक्षा, सुरक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, मूल्य नियंत्रण, दंड विधि, दंड प्रक्रिया सक्रिय संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्रीय सूची के अंतर्गत जो भी विषय हैं उनके बारे में बताया गया। अब उन आर्टिकल के बारे में भी देख लेते हैं, जो वो आर्टिकल जिसके बारे में बात करता है, जो इसके अलावा मतलब कि इन सूचियों के अलावा जो बनाए जाते हैं। जैसे सूचियों के निर्वाचन के सिद्धांत के बारे में देखें कि ये जो एक तरीके से होती है, तो संघ की सर्वोच्चता का सिद्धांत आता है, जो कि यदि किसी राज्य या संसद की विधियों के मध्य विरोध उत्पन्न होता है तो ऐसे में संसद की विधि मान्य होती है। सार और तत्व के सिद्धांत को देखा जाए तो कई बार किसी राज्य का कानून अपने राज्य की सीमा का अतिक्रमण करता प्रतीत होता है और ऐसे में न्यायालय यह देखता है कि कानून की मूल उद्देश्य किसी विषय से संबंधित है। यदि कानून का सार तत्व विधानमंडल के विषयों में सुसंगत होता है तो उसे वैध घोषित कर दिया जाता है, भले ही उसका गौड़ पक्ष किसी दूसरे पक्ष के विधानमंडल या दूसरे विधानमंडल की अधिकारिता में आने के विषय को छूता हो। अब आता है आभासी या छद्म सिद्धांत का सिद्धांत, जो कि सिद्धांत संविधान के साथ कपट का सिद्धांत भी कहा जाता है। दरअसल यह तब होता है जब कोई विधानमंडल अपनी विधि में छद्म रूप में ऐसा कोई उपबंध करता है जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है। अर्थ संकोच का सिद्धांत, जो कि यदि किसी भी कानून के विभिन्न अर्थ निकलते हों तो न्यायालय उसके लिए निश्चित व सीमित अर्थ निर्धारित करता है। तो ये प्रमुख सिद्धांत होते हैं। अब आता है राज्य सूची पर संसद द्वारा बनाए गए कानून के में जो बनाया जाता है उनके संदर्भ में कि राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 249 में एक विशेष व्यवस्था दी गई है, जिसके अनुसार जो होता है राज्यसभा संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है और अगर राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 समर्थन में यह संकल्प पारित करती है तो राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक और समीचीन होता है और संसद राज्य सूची में शामिल किसी विषय जो संकल्प में वर्णित है उस पर विधि बनाए। जब तक कि वह संकल्प प्रवृत्त है तब तक संसद भारत को और उसके किसी भी भाग के लिए विधि बना सकेगी और ऐसा संकल्प ऐसी किसी विधि तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि संकल्प निर्दिष्ट किया गया हो और यह अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी और राज्यसभा जितनी बार चाहे उसे उपयुक्त विधि से इस संकल्प को आगे बढ़ा सकेगी और संकल्प विधि प्रवृत्त नहीं रहने पर संसद द्वारा निर्मित विधि 6 महीने की अवधि के पूरे होते ही समाप्त हो जाएगी। तो इसके संदर्भ में होता है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के बारे में दौरान, जैसे कि आपका अनुच्छेद 245 जो होता है उसमें आपके जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहता है, मतलब कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो वो घोषणा पर यह लागू होता है। तब तक संसद को राज्य सूची में शामिल विषयों पर सभारित या उसके किसी भी भाग में विधि बनाने की शक्ति होगी, तो इसके अंतर्गत आएगा। और संसद द्वारा निर्मित ऐसी विधियाँ जो हैं जो आपात की उद्घोषणा की समाप्ति के 6 महीने की अवधि पूरी होते ही समाप्त हो जाएंगी और संसद को यह शक्ति है कि अनुच्छेद 252 के तहत घोषित आपात में ही प्राप्त होगी और अनुच्छेद 360 में या वित्तीय आपातकाल में ही नहीं होगी। तो इसके संदर्भ में मतलब ये 352 में तो ये शक्ति प्राप्त है, लेकिन जब वित्तीय आपातकाल 360 के अंतर्गत लगा होगा तब इसमें ये शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। अब राज्यों की सहमति से या उनके अनुरोध पर उस टाइम पे किस तरीके का शासन होता है, जैसे कि अनुच्छेद 252 जो कि जिसमें कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडलों संकल्प पारित करके संसद से निवेदन करते हैं कि संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकेगी। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय करारों को लागू करने के संदर्भ में अनुच्छेद 253 के तहत संसद को विशेष शक्ति दी गई है कि वह भारत सरकार द्वारा किसी अन्य देश के साथ की गई संधि, करार, अभिसमय या किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगठन या अन्य निकाय में किसी विनिश्चय को लागू करने के लिए विधि पारित कर सकती है। तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 253 के अंतर्गत आता है। अब आता है राष्ट्रपति शासन के दौरान संबंध में देखा जाए तो अनुच्छेद 256 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तो राज्य के विधानमंडल की शक्तियां कुछ समय के लिए केंद्र को मिल जाती हैं।
तो मतलब कि जो आपकी जिस तरीके से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है या राज्य आपातकाल घोषित होता है, तो राज्य विधानमंडल की जो शक्तियाँ होती है वह सीधे ही केंद्र सरकार के अंडर में चली जाती हैं। ये राष्ट्रपति शासनकाल के दौरान है। फिर अनुच्छेद 357 के अंतर्गत बताया गया है कि इस अवधि के दौरान राज्य के विधानमंडल में शक्तियाँ संसद द्वारा संसद के प्राधिकार के अधीन प्रयुक्त होंगी। जैसे आमतौर पर संसद ऐसी विधियाँ खुद नहीं बनाती बल्कि यह राष्ट्रपति को सौंप देती हैं। तो कुछ विधियों के प्राधिकार जो हैं वह सीधे संसद के पास नहीं होती, राष्ट्रपति के पास होते हैं। फिर आती है राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के संबंध में। यही पहला आता है कि इसमें यह शक्ति संसद को संघ सूची की प्रविष्टि संख्या 62 व 63 से प्राप्त होती है, जिसमें बताया गया है कि अगर संसद विधि द्वारा किसी संस्था या राष्ट्रीय महत्व को घोषित कर देता है तो उस संस्था के संबंधित सभी विषयों पर विधि बनाने के लिए अधिकृत होगा। तो ये जैसे कि अभी आपने विधियाँ जो देखी हुई हैं उनके संदर्भ में आता है। फिर धर्मदत्त बनाम भारत संघवाद 2004 के अंतर्गत मामले में कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को यह शक्ति दी थी कि उसकी वैधता प्रदान की हुई थी। तो ये वैधता जो है वह धर्मदत्त बनाम भारत संघवाद 2004 में आया था, उसके अंतर्गत ये वैधता प्रदान की गई थी। अब आता है कि केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंधों के बारे में, जो कि भाग 1 के अंतर्गत अभी इसके पहले संबंधों को देखा। अब आते हैं इसके प्रशासनिक संबंध जो कि अध्याय 2 के अंतर्गत है। विधायी संबंध के बारे में अध्याय 1 के अंतर्गत देखा, और अब आता है प्रशासनिक संबंध जो कि अनुच्छेद 256 से 263 तक में कवर करता है। अब इसमें अनुच्छेद 261 से 263 में जो सब ज़्यादा केंद्र राज्य की बजाय विभिन्न राज्यों के आपसी संबंधों से है, जबकि शेष अनुच्छेद जो है वह केंद्र राज्यों के बारे में वर्णन करते हैं। तो आपके 256 से 263 में जो आपके 261 से 263 261 262 263 यानी कि 3 आर्टिकल जो है वह केंद्र राज्य के बजाय राज्य के बारे में जो राज्यों के आपसी संबंध है उनके बारे में बताता है। और आपके 256 257 258 259 260 जो हैं वह आपके केंद्र राज्य संबंधों के बारे में वर्णन करते हैं। चलिए तो इनके संदर्भ में देखा जाए तो इसमें एक तरीके से आता है कि आपका केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध के बारे में। संविधान के भाग 11 के अध्याय 2 में केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध है, इस तरीके से प्रक्रिया दी गई है। अब आता है कि सामान्य काल में प्रशासनिक संबंध। सामान्य काल में प्रशासनिक संबंधों को देखा जाए तो इसमें कार्यकारी शक्तियों के सामान्य बंटवारे के अंतर्गत कि केंद्र या राज्यों की कार्यकारी शक्तियाँ उनकी विधायी शक्तियों के समानांतर होती हैं। तो जो इनकी कार्यकारी शक्तियाँ जिस तरीके से होती है उसी तरीके से केंद्र राज्य की विधायी शक्तियाँ भी ये समानांतर ही होती हैं, जैसी कि अभी देखी हुई हैं। इसका अर्थ होता है कि जिन विषयों पर विधि बनाने की शक्ति संसद के पास है उन पर प्रशासन करने की शक्ति भी केंद्र के पास है, और जिन विषयों पर राज्यों की विधानमंडलों विधि बनाते हैं उनकी राज्य सरकारें प्रशासन चलाने के लिए उत्तरदायी होती हैं। और समवर्ती सूची के विषयों पर सामान्यतः राज्य सरकारें ही प्रशासन बनाती हैं, तो इसके अंतर्गत आता है। और राज्यों के निर्देश देने के लिए केंद्र की शक्ति है, जैसे कि यदि कोई राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करती है तो उसे अनुच्छेद 256 का प्रयोग करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल लागू कर दिया जाता है, जिसके लिए केंद्र सरकार के लिए यह उपयुक्त होगा। फिर आती है एक और सिचुएशन अनुच्छेद 256 के अंतर्गत, जिसमें प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से किया जाएगा कि उसके राज्य क्षेत्र में संसद की विधियों का अनुपालन सुनिश्चित रहे। साथ ही यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार के पास इस संबंध में राज्यों को निर्देश देने की भी शक्ति है, जो कि अनुच्छेद 256 में है। 257 के क्लॉज 1 के अंतर्गत कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से किया जाएगा कि उसके राज्य क्षेत्र में केंद्र सरकार को अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो। साथ ही केंद्र सरकार यह शक्ति भी देता है कि वह इस संबंध में राज्यों को निर्देश दे। अनुच्छेद 257 के क्लॉज 2 के अंतर्गत कहा गया है कि केंद्र सरकार राज्य के ऐसे संचार साधनों के निर्माण और रखरखाव के लिए निर्देश दे सकती है जिन्हें उस निर्देश में राष्ट्रीय महत्व सैनिक महत्व का बताया गया हो। और कृत्यों के आदान प्रदान के संदर्भ में अनुच्छेद 256-58 जो कहता है कि वह केंद्र और राज्यों को शक्ति देता है कि वे निश्चित सीमाओं के भीतर रहते हुए अपने कुछ कृत्य एक दूसरे को सौंप सकते हैं। फिर आता है अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में, जो कि अखिल भारतीय सेवाओं की विशेषता यह होती है कि इनके चयन और प्रशिक्षण का कार्य जो होता है वह केंद्र सरकार करती है, जबकि इन सेवाओं में नियुक्त अधिकारी केंद्र तथा राज्य दोनों के अधीन काम कर सकते हैं। और जब वे किसी राज्य के अधीन काम करते हैं तो उनके तात्कालिक नियंत्रण राज्य सरकार के पास होते हैं, लेकिन उनके जो अंतिम नियंत्रण जो होता है वह केंद्र सरकार के पास होता है। और प्रशासनिक सेवा या भारतीय पुलिस सेवा के अंतर्गत 2 अखिल भारतीय सेवाएं प्रारंभ से ही थी, और भारतीय वन सेवा के अंतर्गत एक अखिल भारतीय
भारतीय सेवा का गठन 1996 में किया गया। अखिल भारतीय सेवाओं को केंद्र सरकार को राज्य के नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण शक्तियाँ दी गई। तो ये आपकी प्रमुख शक्तियाँ इसके अंतर्गत दी गई हैं। अब अन्य संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत देखा जाए तो राज्य कार्यपालिका के प्रमुख राज्यपाल होते हैं, जिनकी नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति द्वारा करते हैं तथा वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। और राज्य के निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है वह राज्य के जो राज्यपाल के पास होती है, लेकिन उन्हें हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। फिर आता है कि राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, क्योंकि उनके पद से हटाने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है। और यदि किसी राज्य का राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से निवेदन करता है तो आयोग इस राज्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कार्य कर सकता है, या दो से अधिक राज्यपालों के संयुक्त निवेदन पर वह संयुक्त भर्ती जैसी परीक्षाएं आयोजित कर सकता है। फिर दो से अधिक राज्यों के विधानमंडलों में निवेदन पर संसद संयुक्त राज्य पर लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है और ऐसे आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। और अब संवैधानोत्तर, जैसे कि ये संविधान में प्रावधान दिया गया है, लेकिन कुछ संवैधानेतर प्रावधान होते हैं, जैसे कि केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंधों को प्रभावित करने के कई कारक हैं, जैसे कि संविधान में वर्णित नहीं लेकिन विभिन्न निकाय हो या सम्मेलन के माध्यम से ये विद्यमान होते हैं, जिसके अंतर्गत आता है जैसे कि उदाहरण के तौर पर नीति आयोग केंद्र राज्य संबंधों का व्यापक रूप से प्रभावित होना। अन्य निकाय जैसे कि राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। और कई ऐसे सम्मेलन भी होते हैं जो कि केंद्र राज्यों के कार्य के समन्वय को बढ़ाने के लिए आयोजित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता करता है और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की, और केंद्रीय गृह मंत्री गृह मंत्रियों के सम्मेलन की, कैबिनेट सचिव प्रमुख सचिवों के सम्मेलन की, और गृह सचिव पुलिस निर्देशकों के सम्मेलन की इसमें अध्यक्षता करता है। तो ये सभी अलग अलग तरीके से इनकी अध्यक्षता करते हैं। फिर आता है आपातकाल में प्रशासनिक संबंध आते हैं। इनको देखने के पहले कुछ आर्टिकल जो हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि किस तरीके से ये शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। जब संसद और विधानमंडल के विधि बनाने की जो शक्तियाँ हैं तो कौन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत हैं, जैसे कि आपका अनुच्छेद 2 और 3 है। अनुच्छेद 2 और 3 जो कहता है कि संसद को राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विधि पारित करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 11 जो है वह संसद को नागरिकता से संबंधित विधि बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 105 जो है वह संसद को यह शक्ति देता है कि वह सांसदों के विशेष अधिकारों को परिभाषित करने की विधि पारित कर सके। 169 के अंतर्गत कहा गया है कि संसद को शक्ति है कि वह राज्य की विधान परिषद का सृजन कर सके, उसे समाप्त कर सके। 194 के अंतर्गत कहा गया है कि प्रत्येक राज्य विधानमंडल अपने विधायकों के विशेष अधिकारों का विनिश्चय कर सकती है। अनुच्छेद 239 का क्लॉज का आता है जो संसद को यह शक्ति देता है कि वह किसी संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडल को या मंत्रिपरिषद का गठन कर सके। और अनुच्छेद 247 संसद को केंद्र सूची के विषय में अच्छे प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालयों के गठन हेतु विधि पारित करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 343 संसद को शक्ति देता है कि वह संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद भी अंग्रेजी की राजभाषा के तौर पर प्रयोग में चलने देने के लिए विधि बना सके। और अनुच्छेद 348 कहता है कि संसद विधि द्वारा सर्वोच्च या उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित उपबंधों में संशोधन करने की शक्ति देता है। तो यह केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में ये विभिन्न अधिकार दिए गए हैं जो कि एक दूसरे की शक्तियों के संदर्भ में आते हैं। कौन कौन सा? अनुच्छेद 2, 3, 11, 105, 169, 194, 239, 247, 343 और 348 आते हैं। तो ये प्रमुख आर्टिकल आते हैं। तो इन आर्टिकल के संदर्भ में देखा। अब आपातकाल में इनके प्रशासनिक संबंधों को देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमने जिस तरीके से हो सकता है उन सभी के बारे में देखा कि किस तरीके से केंद्र राज्य संबंधों में बंटवारा होता है। अब आपातकाल में देखें तो आपातकाल की जब उद्घोषणा होती है तो वह केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंधों में व्यापक बदलाव आता है और निम्नलिखित बिंदुओं के तहत समझा जा सकता है, जैसे कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होने की केंद्र सरकार को यह शक्ति दी गई जाती है कि वह किसी भी विषय पर राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है। और सामान्य काल में केंद्र सरकार संविधान के कुछ ही अनुच्छेदों यानी कि अनुच्छेद 256 और 257 के तहत राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है कि आपातकाल में यह शक्ति असीम होगी। और अगर अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल की घोषणा की गई है तो उस राज्य की सरकार बर्खास्त हो जाएगी और राज्य की संपूर्ण प्रशासनिक शक्तियाँ केंद्र के पास आ जाएगी और राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में या तो निर्देश देकर राज्य का प्रशासन चला सकती है और या फिर राज्यपाल अथवा किसी अन्य अधिकारी को राज्य के प्रशासनिक कार्य करने के लिए अधिकृत कर सकता है और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति राज्यपाल को जिम्मेदारी सौंप सकता है, इसके अंतर्गत आता है।
फिर आता है कि अगर अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है तो राष्ट्रपति राज्य सरकार के सभी या किन्हीं वर्गों के कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती करने का निर्देश दे सकती है, जिसे मानना राज्य सरकार के लिए आवश्यक होता है। और ऐसा ही निर्देश है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों के संबंध में दिया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्य सरकार को वित्तीय औचित्य से संबंधित अन्य निर्देश भी दे सकता है। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों के बारे में बात करते हैं। केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों, अभी तक हमने विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध को देखा और कहाँ कहाँ पर ये किस तरीके से लागू होगा उनके बारे में जाना। केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों के अंतर्गत आता है कि इसे भारत के केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का जो मूल आधार है वह भारतीय संविधान का अनुच्छेद अधिनियम 1935 है, जिसमें कोशिश की गई है कि केंद्र ज़्यादा मजबूत रहे। राज्यों की कराधान शक्ति पर नियंत्रण के संदर्भ में आता है कि राज्य सूची के विषयों के विधेयक बनाने की शक्तियाँ राज्यों को देने के बावजूद संविधान उन पर कुछ नियंत्रण लगाता है। और इन नियंत्रणों को उद्देश्य केंद्र राज्य संबंधों और विभिन्न राज्यों के आपसी संबंधों में तनाव उत्पन्न न हो। संविधान के अनुच्छेद 276, 286, 287 और 288 में ऐसे नियंत्रण लगाए गए हैं। चलिए तो एक एक करके विभिन्न आर्टिकलों को देखते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है अनुच्छेद 276। 276 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का विधानमंडल राज्य सूची में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं तथा नियोजनों पर लगा सकता है। और ऐसी विधि पर आधार खारिज नहीं होगी कि यह संघ सूची में वर्णित आयकर से संबंधित कर है, किंतु ऐसी विधि के लिए वैध होगी जिसके अंतर्गत दो शर्त है। पहली तो आती है कि ऐसे कर से प्राप्त होने वाली संपूर्ण राशि किसी नगर पालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य प्राधिकरण को दी जाएगी। और दूसरी आती है कि यह किसी एक व्यक्ति में ऐसे सभी करों का दायित्व एक वर्ष में 2500 रुपये से अधिक नहीं होगा, तो इसके संदर्भ में आता है। अब आता है अनुच्छेद 286, जिसके अंतर्गत राज्य विधानमंडल कुछ सीमाओं के साथ समाचार पत्रों के अलावा शेष वस्तुओं के क्रय विक्रय पर भी कर लगा सकती हैं। और अनुच्छेद 287 के अंतर्गत आता है कि यह राज्य विधानमंडलों की बिजली की बिक्री, उनके उपभोग पर कर लगाने की शक्ति के संबंध में कुछ सीमाएं आरोपित करती है, जिसमें दो मामले आते हैं जिसमें राज्य विधानमंडल यह कर नहीं लगा सकता है। जैसे कि अगर वह बिजली भारत सरकार द्वारा उपयोग की जाने वाली या होने वाले उपयोग के लिए भारत सरकार को बेची जाने वाली हो, और अगर किसी रेलवे निर्माण या रखरखाव आदि के लिए भारत सरकार या किसी रेलवे कंपनी द्वारा उपयोग किया जाता है या किसी कार्य के लिए भारत सरकार या रेलवे कंपनी को भेजा जाता है, तो इसके संदर्भ में ये कर नहीं लगा सकता है। मतलब कि इस तरीके के कर नहीं लगाया जाएगा जब ऐसी स्थिति होगी। और भारत के संविधान के अब आता है यहाँ पर ये आपके प्रशासनिक संबंधों से रिलेटेड ये चीज़ थे। अब इसमें इसके वित्तीय संबंधों से रिलेटेड वित्तीय संबंधों के अंतर्गत आपका वित्त आयोग आता है, जो कि अनुच्छेद 280 के अंतर्गत इसको वर्णित किया गया है। इसको अलग से देख लेंगे क्योंकि वित्त आयोग से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं और इसमें वित्त आयोग की संरचना से रिलेटेड इसके प्रश्नों की प्रक्रिया को पूछा जाता है। कि वित्त आयोग जो देखा जाए एक तरीके से अर्ध न्यायिक निकाय है, जिसमें वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है, जिसका गठन जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा हर 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार इसके पहले भी किया जा सकता है। संरचना के तौर पर देखा जाए तो इसके वित्त आयोग के एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति जो होती है वह राष्ट्रपति करते हैं। मतलब कि आपको याद रखना है कि इसमें टोटल 5 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष के सहित 5 सदस्य, यानी कि एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा होता है और इसकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। संविधान ने संसद के जो इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया है, और इसी के तहत संसद ने आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की विशेष योग्यताओं का भी निर्धारण किया हुआ। अध्यक्ष जो होते हैं वह सार्वजनिक मामले का अनुभवी होना चाहिए और अन्य 4 सदस्यों को निम्नलिखित आधार पर चुना जाता है, जैसे कि किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति हो, या फिर ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लेखा और वित्तीय मामलों पर विशेष ज्ञान हो, या फिर ऐसा व्यक्ति जो कि जिसे प्रशासन के वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो, और एक ऐसा व्यक्ति जो कि अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो। तो इनके संदर्भ में सदस्यों के लिए ये स्पेशलिटी होती चाहिए, और जो अध्यक्ष होंगे वह सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए, इसके संदर्भ में आता है। अब आता है कि वित्त आयोग के संदर्भ में कार्यों के बारे में भी देख लेते हैं। कि वित्त आयोग के कार्यों के बारे में देखा जाए तो वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित मामलों की सिफारिशें करता है। जैसे कि पहला आता है कि संघ एवं राज्यों के बीच शुद्ध करों के आगमों का वितरण और राज्यों के बीच ऐसी आगमों का आवंटन होना। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान जो होती है वह शासित करने का सिद्धांत। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय।
राष्ट्रपति द्वारा आयोग के लिए सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट अन्य विषय। और 1960 तक देखा जाए तो असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में प्रत्येक बार जूट और जूट उत्पादन के निर्यात शुल्क में निवल प्राप्तियों में जो सहायता राशि के लिए सुझाव देता था, लेकिन इसे संविधान के अनुसार यह राशि 10 वर्ष की अस्थायी अवधि तक ही दी जाती थी। आयोग जो होता है वह आयोग अपनी रिपोर्ट जो मतलब कि वित्त आयोग जो होता है अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष इस रिपोर्ट को रखता है और रिपोर्ट के साथ उसका आकलन संबंधी ज्ञापन, इस संबंध में उठाए जाने वाले कदमों का विवरण भी उसके अंतर्गत होता है। तो इस रिपोर्ट को, वित्त आयोग की रिपोर्ट को राष्ट्रपति को ये सौंपता है और राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों पर इसको रखता है। अब आता है कि सलाहकार भूमिका के संदर्भ में वित्त आयोग की देखा जाए कि इसमें आवश्यक है कि यह वित्त आयोग की सिफारिशों की प्रकृति जो होती है वह सलाहकारी होती है। इनको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है। केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वह राज्य सरकार को दी जाने वाली सहायता के संदर्भ में आयोग की सिफारिशों को लागू करे। तो ये एक सलाहकार की भूमिका एक तरीके से निभाता है जिसमें ये बाध्य नहीं है, मतलब कि संसद एक तरीके से केंद्र सरकार इसमें बाध्य नहीं है। तो ये वित्त आयोग के संदर्भ में। अब आता है और भी अनुच्छेद के बारे में देख लेते हैं, जैसे अनुच्छेद 288 जो कहता है कि संसद विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के विनिमय को विकास के लिए किसी प्राधिकरण की स्थापना की गई और यह प्राधिकरण जल या विद्युत संचलन, उत्पादन, उपभोग, वितरण, विक्रय करता है और राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उस पर करों का अधिरोपण कर सकेगा और ऐसी विधि तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि राष्ट्रपति के विचार हेतु क्षेत्र रखे जाने और उसे राष्ट्रपति की अनुमति ना मिल जाए। कर राजस्व के वितरण के बारे में कि केंद्र द्वारा लगाए गए किंतु राज्यों द्वारा एकत्र प्रयुक्त किए जाने वाले करों की चर्चा अनुच्छेद 268 में की गई है, जिसमें 2 करों को शामिल किया गया है, जिसमें पहला तो आता है संघ सूची में वर्णित स्टाम्प शुल्क और दूसरा आता है संघ सूची में वर्णित औषधियों तथा प्रशासन उत्पादों पर लिया जाने वाला उत्पाद शुल्क आता है। केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले तथा केंद्र एवं राज्यों द्वारा एकत्र किए जाने या प्रयुक्त किए जाने वाले करों की चर्चा अनुच्छेद 268 का क्लॉज का में की गई है, जिसमें सिर्फ सेवा कर शामिल है और केंद्र द्वारा लगाए जाने और एकत्र किए जाने वाले किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले करों की चर्चा अनुच्छेद 269 में की गई हो। वर्तमान में इस सूची में 2 कर है। पहला तो आता है कि समाचार पत्रों को छोड़कर शेष वस्तुओं के अंतर्राज्य व्यापार और वाणिज्य के दौरान होने वाले क्रय विक्रय पर कर और दूसरा आता है माल या सामान के अंतर या राज्य पारेषण पर कर। अनुच्छेद 269 के अंतर्गत इस सूची में वर्तमान में कर लगाए जाते हैं। अब आता है कि केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले कर एवं एकत्र किए जाने वाले किंतु केंद्र एवं राज्यों में बांटे जाने वाले करों की चर्चा अनुच्छेद 217 में की गई है। मतलब कि कुछ जो कर होते हैं केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं और एकत्र किए जाते हैं, लेकिन कुछ केंद्र तथा राज्यों में बांटे भी जाते हैं, तो इनकी चर्चा किस में है? अनुच्छेद 270 में है। इन्हें जो एक तरीके से देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 80वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसमें सिर्फ 2 कर थे, एक तो आयकर था और दूसरा था उत्पाद शुल्क, लेकिन इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 270 को एक तरीके से बदल दिया गया और नई व्यवस्था के अनुसार इसमें 3 अपवाद हैं, जिसमें अनुच्छेद 268 से 269 में निर्दिष्ट सभी कर, अनुच्छेद 271 के अंतर्गत किसी कर या शुल्क पर लगाए जाने वाले अधिभार या संसद की किसी विधि द्वारा किसी विशेष प्रयोजन के लिए अधिरोपित कोई उपकर को छोड़कर संघ सूची के कर केंद्र या राज्यों में बांट दिए जाते हैं। तो इस तरीके से व्यवस्था पहले 271 में ही थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद इसमें 268 और 269 में जो प्रावधान थे उनको 271 के अंतर्गत ला दिया गया और इस संघ सूची के सभी विषयों पर केंद्र या राज्यों में इसे बांट दिया गया। तो इस तरीके की कर व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 271 के अनुसार अनुच्छेद 259 और 270 में निर्दिष्ट करों में किसी या किन्हीं पर केंद्र सरकार के प्रयोजनों के लिए अधिभार लगा सकेगी और इस अधिभारों की संपूर्ण प्राप्तियां भारत की संचित निधि का हिस्सा होंगी और राज्यों के अधिभार की प्राप्ति का कोई हिस्सा इसमें नहीं मिलता है और वे राज्यों के करों पर कोई अधिभार नहीं लगा सकती है। तो इस तरीके की ये जो प्रावधान है अनुच्छेद 270 के अंतर्गत दिया गया है, मतलब कि 271 में ही 259 और 270 को निर्दिष्ट करने के बाद इस तरीके की व्यवस्था अपनाई गई है। अब आता है गैर कर राजस्व के वितरण के बारे में कि गैर कर राजस्व जो होता है वह एक तरीके से 7वीं अनुसूची के आधार पर होता है। गैर कर राजस्व का अर्थ जो होता है सामान्यतः उन फीसों से होता है जो लाभों, जुर्मानों और बिलों की प्राप्तियों से जिनका संबंध किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी सरकार द्वारा चलाए जाने वाले उपक्रमों या निगमों अथवा उसके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं इत्यादि से होता है। और केंद्र की गैर कर राजस्व आय के प्रमुख स्रोतों जिसमें डाक, तार, संचार व प्रसार, बैंक, रेलवे, सिक्के, मुद्रा, केंद्र में सार्वजनिक उपक्रम इत्यादि इसके अंतर्गत शामिल होते हैं।
राज्यों में गैर कर राजस्व के आय के स्रोतों में सिंचाई, वन, मत्स्य पालन और राज्य के सार्वजनिक उपक्रम की प्रमुख भूमिका भी रखते हैं। अनुदानों के बारे में बात की जाए तो संविधान के में केंद्र एवं राज्यों के मध्य कर एवं गैर कर राजस्व के वितरण के अलावा कुल अनुदानों का प्रावधान भी किया गया है और इनकी व्यवस्था मुख्यतः अनुच्छेद 275 तथा 282 में है और अनुच्छेद 273 में भी ऐसा ही एक उपबंध है जिसमें संविधान के ऐसे प्रावधानों को 10 वर्षों तक यानी कि अनुच्छेद 1960 तक के लिए लागू था। तो इस तरीके की व्यवस्था अनुच्छेद 282 में और 273 में एक उपबंध को इसके अंतर्गत किया गया है। अब आता है विधिक अनुदान के बारे में बात करें, जो कि अनुच्छेद 275 के क्लॉज 1 के अंतर्गत आती है, जो कि केंद्र द्वारा कुछ राज्यों को कुछ अनुदान दिए जाते हैं उनके बारे में, जिसमें संसद तय करती है कि ऐसी सहायता अनुदान की जरूरत किन राज्यों को है और उन्हें कितनी राशि दिए जाने का औचित्य है। और जो राशि संसद विभिन्न राज्यों के लिए निर्धारित करती है वह प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि पर भारित हो जाती है, अर्थात उस पर संसद में चर्चा तो होती है लेकिन मतदान नहीं होता है। और विधिक अनुदानों के निर्धारण की शक्ति संसद के पास होती है, जो अनुच्छेद 275 के क्लॉज 2 में स्पष्ट किया गया है कि जब तक संसद इस अनुच्छेद के तहत कोई उपबंध नहीं करती है तब तक ये शक्तियाँ राष्ट्रपति के आदेशानुसार प्रयुक्त होती हैं। तो इस तरीके से आता है। अब आता है विवेकाधीन अनुदान के बारे में। किन अनुदानों को अनुच्छेद 282 के अंतर्गत चर्चा की गई है, जिसमें ये अनुदान जो होते हैं वह विवेकाधीन है, जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकारें इन्हें देने के फैसला अपने विवेक से कर सकती है और शर्त सिर्फ यह है कि अनुदान लोक प्रयोजन के लिए होना चाहिए। केंद्र या राज्यों के बीच विवेकाधीन अनुदान उन विषयों पर भी दे सकती हैं जिन पर एक तरीके से विधि बनाने और प्रशासन करने की शक्ति उनके पास नहीं है। उदाहरण के लिए केंद्र सरकार किसी राज्य के स्वास्थ्य या शिक्षा से जुड़ी संस्थानों को ऐसे अनुदान दे सकती है और राज्य सरकारें भी ऐसी किसी केंद्रीय संस्था को ऐसे अनुदान दे सकती हैं। जो कभी कभी कुछ राज्य सरकारें अन्य राज्य सरकारों को इस प्रकार से अनुदान देती हैं जैसे कि विशेषतः भूकंप, बाढ़ या सुनामी जैसी किसी आपदा से समय होता है। और योजनागत लक्ष्यों की पूर्ति के लिए दिए जाने वाले अनुदान भी इसी अंतर्गत आते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, मनरेगा, पोलियो उन्मूलन, जनसंख्या नियंत्रण जैसे कार्यक्रम के लिए जो दिए जाने वाले अनुदान भी इसी के अंतर्गत आते हैं। और जीएसटी लागू होने के बाद राज्य विश्व वितरण की यह प्रणाली एक तरीके से बदल गई। अब आता है अब वस्तु एवं सेवा कर के बारे में, मतलब कि जीएसटी जब से लागू कर दिया गया उसके बारे में। जीएसटी को वस्तु एवं सेवा कर को भारतीय कर सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण कर माना जाता है। वह यह एक ऐसा ऐतिहासिक बदलाव के रूप में जिसे वस्तु एवं सेवा कर जो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। और जीएसटी एक व्यापक तौर पर देखा जाए तो एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा उद्गृहित तथा एकत्र किए जाने वाले कई अप्रत्यक्ष करों को सम्मिलित किया जाता है। और यह वस्तु एवं सेवा कर से इसमें 17 केंद्रीय और राज्य कर तथा 23 प्रकार के उपकर इसमें एक तरीके से शामिल किए गए हैं। तो टोटल इसमें इस तरीके के कर हैं, जो कि एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। अब आता है जीएसटी के लिए अंतर्गत निम्नलिखित करों को प्रतिस्थापित किया गया, जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई कर एवं संग्रह किए जाने वाले कर के संदर्भ में देखा जाए तो आता है कि इसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो कि दवाइयाँ एवं प्रसाधन, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जो कि विशेष महत्व की वस्तुएं हैं, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जिसमें कपड़ा और कपड़ों की वस्तुएं, अतिरिक्त सीमा शुल्क सीवीडी, अतिरिक्त विशेष सीमा शुल्क एसएडी, सेवा कर, केंद्रीय अधिभार या उपकर, जहाँ तक ये वस्तुएं एवं सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित है। अब आता है कि राज्य कर जिन्हें जीएसटी में प्रतिस्थापित कर दिया गया है, जैसे कि राज्य वैट या मूल्य वर्धित कर, केंद्रीय बिक्री कर, विलासिता कर, प्रवेश कर, क्रय कर इसके अंतर्गत आता है। और भी आते हैं जैसे कि मनोरंजन कर, विज्ञापनों का कर, लॉटरी, सट्टेबाजी या जुए पर कर, राज्य अधिभार या उपकर, जहाँ तक वे वस्तुएं और सेवाएं आपूर्ति से संबंधित हो। इस प्रकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के उपयुक्त अप्रत्यक्ष करों की सम्मिलित करके एक एकीकृत कर वस्तु एवं सेवा कर का निर्माण करता है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि इसमें नई प्रावधान है, जैसे कि जीएसटी आने के पश्चात कुछ अनुच्छेदों को जो संविधान के निर्दिष्ट हैं वह संशोधित किया गया और कुछ नए अनुच्छेद भी इसमें जोड़े गए, जैसे कि अनुच्छेद 246 में के अंतर्गत यह व्यवस्था दी गई कि संसद को सीजीएसटी और आईजीएसटी लगाने का अधिकार होगा और राज्यों को एसजीएसटी लगाने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 248 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि कौन से विधानमंडल के पास कौन से अधिकार होंगे। वह अनुच्छेद 246 से 248 तक के तीनों सूचियों से संबंधित है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आती है। फिर आता है अनुच्छेद 268 के क्लॉज 1 के, मतलब कि 268 के अंतर्गत इसमें पहले सेवा कर का प्रावधान करता था, लेकिन यह अनुच्छेद इसमें समाप्त कर दिया गया है संविधान में। अनुच्छेद 259 जो
69 जो आता है इसके अंतर्गत पहले से जो अंतर्राज्यीय लेन देन होता था उस पर कर केंद्र लेता था, परंतु राज्यों में बांट दिया जाता था। और अनुच्छेद 269 अब एक नया अनुच्छेद 269A IGST का प्रावधान किया गया है और ये अंतर्राज्यीय लेन देन पर लगाता है। और अब अगर वस्तु का बाहर से आयात होगा तो वह सीमा शुल्क के साथ साथ IGST भी लगेगा। और 1 जुलाई 2017 के बाद से जो भी वस्तुएं आयातित होंगी वे अंततः जिस राज्य में उपभोग होगी उस राज्य की उस आयात पर IGST का आधा वह हिस्सा भी मिलेगा। और इस प्रकार पहली बार राज्यों को आयात में से कुछ हिस्सा मिलेगा और विशेष आर्थिक क्षेत्र पर भी IGST लागू होगा। और अनुच्छेद 270 के तहत जो कर केंद्र लगाता है वही वसूलता है, उसके पास राज्यों में बांट दिया जाता है। और अब साथ ही GST में राजस्व एकत्र होगा जिसमें CGST और IGST केंद्र में का जो आधा हिस्सा है वह कर भी विभाज्य पूल का एक हिस्सा बनेगा और वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार केंद्र राज्यों के बीच बांट दिया जाएगा। और अनुच्छेद 271 के अंतर्गत इसमें दो बातें समाहित की गई हैं, एक अधिभार और उपकार की। इससे संबंधित केंद्र सरकार के पास विशेष उपाय है। केंद्र सरकार का कर के संग्रह कम होने पर केंद्र अनुच्छेद 269 और 270 में जो कर का प्रावधान करता है उनका अधिभार और उपकार लगा सकता है, जिसमें जो भी कर केंद्र लगाता है उसका सारा पैसा केंद्र को मिलता है और राज्यों को कोई पैसा नहीं मिलता है। और लेकिन अब इससे भी कर राजस्व प्राप्त होगा और वह वित्त आयोग के सुझावों के अनुसार राज्य एवं केंद्र को बांट दिया जाएगा। केंद्र सरकार के जो कर बचे हैं उन पर केंद्र अधिभार भी लगा सकता है और उपकर भी। और GST के मामले में अब एक विशेष उपकर GST उपकर लगेगा जो GST उपकर का बंटवारा है और GST परिषद के निर्देशों पर केंद्र एवं राज्यों के बीच होता है। GST उपकर का सारा पैसा राज्य क्षतिपूर्ति निधि में जाएगा, क्योंकि GST लगाने पर यदि राज्यों को कोई घाटा होगा तो उसकी भरपाई करने के लिए केंद्र ने 5 वर्षों की गारंटी दी है। और महंगी वस्तुओं पर 28% GST लगाया जाएगा और इसके बाद 15% अधिभार लगाया जाएगा और उसके साथ ही स्वच्छ ऊर्जा उपकर लगाया जाएगा जिसका पैसा अब राज्यों को जाएगा। और इस प्रकार सहकारी संघवाद के अंतर्गत केंद्र और राज्यों की दोनों की एक रूपता हासिल करने की शक्ति का साझा करने और अप्रत्यक्ष करों के तालमेल को दूर करने के लिए सहमत हुए हैं, इसके अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से ये आपके केंद्र राज्य संबंधों और वित्तीय संबंधों के बारे में जिस तरीके के संबंध है उनके बारे में देखा। और आपके जो अध्याय 4 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार है जो इसे 300 का के अंतर्गत जोड़ा गया है, जो कि विधि के प्राधिकरण के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं करता है। और भाग 13 के अंतर्गत आता है कि यह भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य समागम से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 301 कहता है कि व्यापार और वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 302 होता है कि व्यापार वाणिज्य समागम पर निर्बंधन निरूपित करने की संसद की शक्ति। और अनुच्छेद 303 कहता है कि व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ एवं राज्यों की विधायी शक्तियों का निर्बंधन। और 304 कहता है कि राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य के समागम पर निर्बंधन। और 305 कहता है कि विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार के उपबंध करने की विधियों की व्यावृत्ति। और इसमें 306 को निरस्त किया गया हो जो 7 है वह 301 और इसे लेकर 304 तक के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति करता है। तो इस तरीके से आपके अनुच्छेद 245 से 307 तक के जितने भी आर्टिकल हैं उनको कवर करता है। तो यहाँ पर ये आपके इस तरीके से फिनिश होते हैं। अब आपके जो 308वां आर्टिकल है 308 से आपका नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। तब तक इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।